हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए बिंदु के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं और आज का जो हमारा नया बिंदु है वह गैसीय विनिमय तथा श्वसन से संबंधित ही है। और आज का जो बिंदु है वह क्रिया विधि पर आधारित है, यानी जो श्वसन की क्रिया विधि होती है उसकी क्रिया विधि पर आधारित है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जो श्वसन की क्रिया विधि होती है वह कितने चरणों में पूरी होती है। ठीक है ना। तो आइए एक एक बिंदु करके देखते हैं। तो जो श्वसन की क्रिया विधि होती है वह मुख्य रूप से 4 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण इसमें क्या होता है? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं और आज इसी बिंदु को हमको समझना है। ठीक है। दूसरा जो बिंदु है वह है गैसीय विनिमय, लेकिन वो गैसीय विनिमय कहाँ? फेफड़े में। फेफड़े में गैसीय विनिमय। तीसरा जो है ऊतकों में। तीसरा बिंदु क्या है? ऊतकों में गैसीय विनिमय। और जो चौथा है वह है तीसरे के बाद चौथा जो होता है गैसीय परिवहन। गैसीय परिवहन। ठीक है। तो इन 4 बिंदुओं के द्वारा हम श्वसन की जो क्रिया विधि होती है उसको हम समझेंगे। आज का जो हमारा बिंदु है वो श्वासोच्छ्वास पर है, अर्थात ब्रीदिंग पर है। तो आइए दोस्तों, ब्रीदिंग को जानने से पहले, श्वासोच्छ्वास को जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो हमारा वक्षीय भाग है, जहां से श्वासोच्छ्वास की क्रिया संपन्न होगी, श्वसन की क्रिया का प्रारंभिक चरण जो है कंप्लीट होगा, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि एक चित्र में यहां पर आपको दिख रहा है एक चित्र। ये चित्र ज्यादा तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा बना है, लेकिन हाँ, समझने की दृष्टिकोण से ये पर्याप्त है क्योंकि सरलतम तरीके से बना हुआ है। इस चित्र में देखिए होता क्या क्या असल में कि जो हमारा वक्षीय भाग होता है उसमें पसलियां, रीढ़ की हड्डी और सामने जो हमारा स्टर्नम होता है। ठीक है ना। क्या क्या होती हैं? पसलियां, रीढ़ की हड्डी और स्टर्नम। और इसके साथ साथ चौथा जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो होता है पेशियां। तो क्या क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी का सपोर्ट रहता है पीछे से। रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, बैकबोन। ठीक है, पहला। दूसरा क्या हो गया? पसलियां हो गई, पसलियां। तीसरा क्या हो गया? स्टर्नम हो गया, स्टर्नम। फिर चौथा क्या हो गया? पेशियां। ठीक है। अब ये जो बैकबोन होती है तो पता ही है रीढ़ की हड्डी है, पीछे की तरफ रहती है हमारे शरीर में, और ये हमारे शरीर का मुख्य आधार है जो हमारे प्रचलन में और हमें खड़े होने में सहारा देती है। इसी प्रकार जो पसलियां होती है वक्षीय भाग में, इनकी जो संख्या होती है वह 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। ठीक है ना। 12 जोड़ी पसलियां मिल करके और वक्षीय गुहा को कंप्लीट करती है। इसी तरह जो स्टर्नम होता है वो सामने की तरफ होता है। ठीक है ना, यानी कि जहां पर सामने की तरफ जो पेशियां आपस में जुड़ती हैं वो स्टर्नम के साथ ही जुड़ती हैं। सामने की तरफ स्टर्नम होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? सिर्फ 1 होती है। और जो पेशियां होती हैं, इन पेशियों का नाम क्या है? अंतरा परशुक पेशियां। क्या है? अंतरा परशुक पेशियां। ठीक है। तो अंतरा परशुक पेशियां होती हैं। ये कितनी होती है? यह 11 जोड़ी। ठीक है। ये दो बातें हो गई जो हमारे वक्षीय गुहा के ऑपरेटर्स के रूप में काम करेंगी, जिसकी वजह से श्वासोच्छ्वास की क्रिया पूर्ण होगी। ठीक है ना। ये 4 चीज मिल करके, चारों ये घटक मिल करके और श्वासोच्छ्वास की क्रिया में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, जिसकी वजह से श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग की क्रिया पूर्ण होती है। अब आइए समझते हैं कि श्वासोच्छ्वास है क्या। असल में जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सरल भाषा में लिखे हैं, सांस का लेना और सांस का छोड़ना, यही श्वासोच्छ्वास है। ठीक है ना। सांस का अंदर की तरफ ले जाना यानी कि फेफड़े तक ले जाना, हवा को यानी कि वायु को नासिका के माध्यम से
फेफड़े तक ले जाना और फेफड़े की वायु को जो निष्कासित करना कहलाता है, फेफड़े की वायु को कहा नासिका के माध्यम से बाहर विसर्जित करना, यही श्वासोच्छ्वास होता है। ठीक है ना। यानी इसको पारिभाषिक तौर पर हम यदि कहें तो श्वासोच्छ्वास वह क्रिया होती है जिसके द्वारा वायुमंडल की ऑक्सीजन युक्त वायु को नासा मार्ग से होते हुए और फेफड़े तक पहुंचाना, यह और फिर इसके पश्चात गैसीय विनिमय के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़े से गैसीय जो श्वास मार्ग है और नासिका के माध्यम से बाहर की तरफ वातावरण विसर्जित करना, यह क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है वह 2 चरणों में पूरा होती है, यानी इसको 2 भागों के द्वारा हम अध्ययन करते हैं, 2 चरणों के द्वारा अध्ययन करते हैं। पहला भाग क्या होता है? इसको हम कहते हैं निःश्वसन। निःश्वसन यानी इसी को हम क्या कह सकते हैं? अंतःश्वसन। इसी को हम अंतःश्वसन भी कहते हैं। अर्थात निःश्वसन कहे या अंतःश्वसन कहे या इंस्पिरेशन कहे, इंस्पिरेशन। ठीक है, ये भी तीनों एक ही चीज है। दूसरा जो चरण होता है इसको हम कहते हैं निःश्वसन। निःश्वसन, ठीक है, इसी को हम बाह्य श्वसन भी कहेंगे। ठीक है, बाह्य श्वसन, और साथ में इसको एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये तो दो इसके चरण हैं जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे? श्वासोच्छ्वास को समझेंगे। निःश्वसन को क्या मतलब है दोस्तों? निःश्वसन मतलब हम जो वायुमंडल की वायु है, इस वायु को जो ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन वायु युक्त वायु को नासिका, नासा मार्ग, श्वास नली से होते हुए और फेफड़े तक ले जाने की जो क्रिया है, यह कहलाती है निःश्वसन। यानी हमने क्या किया? अंदर वायु को लिया, फेफड़े तक वायु को खींचा, यह क्या है? निःश्वसन। ठीक है, और निःश्वसन क्या है? निःश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन। और जो निःश्वसन है इसका क्या मतलब हुआ? जो फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है, यानी फेफड़े के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है, उसको श्वास मार्ग से, नासिका मार्ग से बाहर वातावरण में विसर्जित करने की जो क्रिया है, उसको हम कहते हैं निःश्वसन। ठीक है, निःश्वसन मतलब अंदर श्वास को भरना, निःश्वसन मतलब बाहर श्वास को मुक्त करना। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे लगता है यह आपको समझ में आ गया हो कि निःश्वसन और निःश्वसन क्या है, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब ये जो निःश्वसन और निःश्वसन है, इसको लगता तो यह है कि हमने श्वास लिया और सांस छोड़ दिया। ये बहुत सिंपल सी क्रिया है और इसमें कोई विशेष क्रिया विधि का योगदान नहीं है या किसी और अंग का योगदान नहीं है, लेकिन ये आपकी भूल है, ऐसा नहीं होता है। जो निःश्वसन की जो क्रिया है, आइए इसकी क्रिया विधि को देखते हैं कि इसमें क्या होता है एक्चुअली। तो अब इस फिगर में आप देखिए, है क्या? ये हमारी बैकबोन है, अर्थात ये रीढ़ की हड्डी, ये हमारा है स्टर्नम। ठीक है ना, ये स्टर्नम हो गया, स्टर्नम। ठीक है, इसमें जो हमने बताया था कि जो बक्षी गुहा होता है, जो हमारी बक्षी गुहा होती है, उसमें 4 चीजें हमने लिखा था। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, फिर पसलियां, स्टर्नम और पेशियां। इसमें एक चीज भूल रही थी और वो था डायाफ्राम। डायाफ्राम, ठीक है, जिसको तंग तुपट के नाम से हम जानते हैं। तो आइए 5 चीजें इसमें है, तो ये 5वीं चीज कहां पे? पहले एक चीज को देख लेते हैं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी, ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या है? पसलियां। पसलियां इस चित्र में नहीं दिख रही है, लेकिन यहां से ऐसे जुड़ी रहती है, सामने से, पीछे से रीढ़ की हड्डी से, और सामने से कहा? स्टर्नम से जुड़ी रहती है, दोनों तरफ ऐसे कर। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी से, पीछे से और सामने स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। तो दूसरे नंबर पर क्या होगी? पसलियां। तीसरा स्टर्नम, जो सामने की तरफ ये स्टर्नम हो गया। और चौथा पेशियां, जो पेशियां यहाँ पे दिख नहीं रही है, ठीक है ना। और डायाफ्राम क्या होगी? ये नीचे की तरफ जो आप संरचना देख रहे हो, ये डायाफ्राम। ठीक है, इस तरह से ये 5 चीजें हैं। अब होता क्या है? इसकी जो निःश्वसन की जो क्रिया विधि होती है, इसमें जो पसलियां होती हैं, कौन सी? जो पेशियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं अंतरावर्षुक पेशियां। अब अंतरावर्षुक पेशियां 2 टाइप की होती है। एक होती है बाह्य
और दूसरी होती है अंतः, यानी बाह्य अंतरा परशुपेशी और अंतः अंतरा परशुपेशी। तो शुरुआत में क्या होता है, जब हमको निःश्वसन करना होता है तो क्या क्रिया होती है, सबसे पहले बाह्य अंतरा परशुपेशियां संकुचित होती है। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले निःश्वसन की जो क्रिया कहां से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले बाह्य अंतरा परशुपेशी संकुचित होगी। ठीक है ना, उसके साथ ही साथ डायाफ्राम भी संकुचित होगा। और इन दोनों के संकुचन से क्या असर पड़ता है, इन दोनों के संकुचन से जो मसल्स होती है, जो पसलियां होती है, वो पसलियां और स्टर्नम क्या होते हैं, स्टर्नम थोड़ा बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जाता है, और जो पसलियां होती है वह भी ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है, बक्षी गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, शुरुआत में क्या होता है कि बाह्य जो अंतरा परशुपेशी होती है और डायाफ्राम ये दोनों संकुचित होते हैं, जिससे पसलियां जो होती है बक्षी गुहा की वह और स्टर्नम ये ऊपर की तरफ जाते हैं, तथा स्टर्नम थोड़ा सा बाहर की तरफ भी आता है। आप सांस जब लेते हैं तो वैसे भी आप सीने में महसूस करिए कि आपका सीना बाहर की तरफ आता है ना। जब बाहर की तरफ आता है इसका मतलब क्या हुआ, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टर्नम बाहर की तरफ जाता है, थोड़ा बाहर थोड़ा ऊपर। ये आप महसूस कर लीजिए प्रैक्टिकली, यदि आप अपने निःश्वसन करते समय यदि अपने शरीर को ही देखिए तो बक्षी गुहा क्या होता है, बाहर और ऊपर की ओर तक जाता है। ये क्यों जाता है, क्योंकि पसलियां जो होती है, पसलियां और स्टर्नम ये दोनों बाहर और ऊपर की ओर जाते हैं, जिससे क्या होता है, बक्षी गुहा का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। और जब आयतन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, दाब कम हो जाएगा। उस स्थिति में वहां पर जो बक्षी गुहा में फेफड़े के अंदर जो वायु दाब है वह 1 से 3 मिलीमीटर, ठीक है ना, ये क्या होता है 1 से 3 mm जो है वो दाब कम हो जाता है। ठीक है ना, अब जब दाब कम हो गया तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन युक्त वायु जो होती है यह नासा मार्ग से होते हुए और फेफड़े की कोशिकाओं तक आकर भर जाती है। यह कौन सी क्रिया हो गई, निःश्वसन। ठीक है ना, अब इसी तरह से इसके अपोजिट हम निःश्वसन की क्रिया देख लेते हैं। निःश्वसन में क्या हो रहा है कि अभी यहां पर बाह्य अंतः परशुपेशी क्या हुई थी, संकुचित हुई थी। अब क्या होगा कि जो अंतः अंतरा परशुपेशी है यह संकुचित होगी और बाह्य अंतरा परशुपेशी क्या होगी, शिथिल हो जाएगी। ठीक है, तो अंतः अंतरा परशुपेशी क्या हो गई, संकुचित हो जाएगी और डायाफ्राम क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि डायाफ्राम के शिथिल होने से अंतः अंतरा परशुपेशी के संकुचित होने से वक्षी गुहा में क्या परिवर्तन आता है कि जो पेशियां होती है, जो मसलियां होती है वह और स्टर्नम दोनों नीचे और अंदर की तरफ आते हैं। मसलियां और स्टर्नम क्यों कहां आते हैं, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ आते हैं, और स्थिति क्या बन जाती है, इस तरह की स्थिति बनती है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो स्टर्नम है वह और जो साथ में कौन सी पसलियां होती है यह नीचे और अंदर की तरफ आती है, जिसकी वजह से वक्षी गुहा का जो आयतन है वो कम हो जाता है और फेफड़े में दाब बढ़ जाता है। और वो दाब कितना बढ़ जाता है, वही जितना कम हुआ था 1 से 3 मिलीमीटर। ठीक है ना, ये दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से कूपिका में और फेफड़े के अंदर भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु होती है वो क्रमशः श्वास नली, कंठनाल, नासा मार्ग और नासिका से होते हुए बाहर विसर्जित कर दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, निःश्वसन या एक्सक्रेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी पसलियां है, मांसपेशियां है, ठीक है ना, स्टर्नम है, डायाफ्राम है, इनकी मदद से निःश्वसन और निःश्वसन की क्रियाएं होती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा, और बल्कि इसको समझने के पश्चात आप अपने शरीर के साथ इसका प्रैक्टिकल करें, प्रयोग करें, तो मुझे लगता है कि ये आपको और क्लियर हो जाएगा। और फिर इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से वीडियो हम लेकर के आएंगे, आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक इन सब की तैयारी आप करते रहिए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए।